नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच, और ये है टेस्ट नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम का मैं बात कर लूँ तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के बीपीएससी पूछता है उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चंस भी लिया गया है। ऐसा नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट कुछ भी कर दिया गया है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो ऑलरेडी मैं क्या किया हूँ कि यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो जाइए और सारे टेस्ट 1 to 1 दीजिए। ठीक है ना, सब कुछ फ्री है। और सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए फ्री में, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। लिंक जो है इससे पहले वाला टेस्ट का भी, टेलीग्राम का भी, है ना, सब कुछ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाइए अब वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और देखो भाई, कुछ लोग बोल रहे थे, देखो भाई आप इसमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी एडीओ के लिए तो सर्वोत्तम है ही, साथ में बीएसएससी सीजल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और सर्वोत्तम है, या फिर आप बीएसओ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, सर्वोत्तम है आपके लिए ये सीरीज, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये रहा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया लास्ट में, है ना। और नेगेटिव काट के, क्योंकि वन थर्ड नेगेटिव है, तो ये भी ध्यान रखना है मेरे भाई। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है, बताइएगा। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, ये जो एक लाइन आपसे पूछा था ना, अंतरण और रूपांतरण, अब ये शब्द ना, ये एनसीईआरटी का शब्द है, एनसीईआरटी का, और यहीं पे आपको क्वेश्चन क्या करता है कि कहीं ना कहीं फंसा देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सीधे तौर पे आप बोल सकते हो कि सर इसका मतलब ये है कि इसमें भौतिक, आपने पढ़ा है ना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में पदार्थों की भौतिक संरचना में क्या होता है, भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स, भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इस कंडीशन में क्या होता है, आपको पता है कि पानी से वाष्प बनने पर द्रव से गैस अवस्था में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। लेकिन आप देखोगे तो रासायनिक संरचना में H2, यहाँ पे ये लाइन आप ध्यान रखना, H2O ही रहती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, हालांकि मैं बहुत कायदे से आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अक्रिस्टलीय। क्या कह रहा है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, बताइए। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे चीनी चारकोल टिक कर रहे हो ना, बिल्कुल सही है, चीनी चारकोल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चीनी चारकोल की बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो इसे किससे तैयार किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर आप इसे चीनी से तैयार किया जाता है ना। इसका काम क्या होता है, ये भी प्रश्न आएगा। तो इसका उपयोग जो होता है कृत्रिम हीरा, जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है ना, उसको बनाने में होता है इसका काम, चीनी चारकोल का। और किस में होता है भाई, तो ये विरंजक चूर्ण में किया जाता है। तो ये प्रश्न ना घुमा फिरा के पूछता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी भाई, मैं किसके समय, मेंडलीव के समय, बताइएगा। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, 63 ही था, 63 ही था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 ही, 63 ही था। उस समय अक्रिय गैस देखा जाए तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन की जानकारी बिल्कुल नहीं था, है ना। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। अब वर्तमान में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितने तत्व है, तो 118 तत्व है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक जो है
क्या भरा जाता है? तो एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताइए। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे नाइट्रोजन टिक कर रहे हो आप सही जा रहे हो, नाइट्रोजन ही यहाँ पे भरा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं। आप देखते हो ना कि एकदम खाते हो तो कुरकुर करता है, तो ये इसी के कारण से ऐसा होता है। और इसी कारण से आप देखोगे ना, तो कुरकुरा आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो वो टूटता भी नहीं है ना। तो याद ध्यान रखें, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। आगे बढ़ जाते हैं। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाता है? बताइए। बिल्कुल सल्फाइड के कारण से ऐसा होता है, तो राइट आंसर होगा सल्फाइड। अब यहाँ से एक दो प्रश्न और घुमा फिरा के पूछ लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्याज में विद्यमान सल्फाइड रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज का छिलाई किए हो ना भाई, प्याज का, ऑनियन का, जितने छिलका उतारोगे उतने छिलका उतरता है प्याज का। तो इसमें क्या होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को, जो प्याज आप काटोगे ना तो वही आंख में आंसू आ जाता है, लहर आता है। तो इसमें सल्फाइड के कारण से ऐसा होता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना। बढ़ जा आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है? बताइए। खनिज मिनरल क्या होगा? द्रव्य होता है। और क्या होगा भैया? तो यह कार्बनिक ठोस भी हो सकता है, गैस तो होगा ही। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर टिक कर लेना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खनिज अकार्बनिक, दोबारा सुनिए, खनिज अकार्बनिक ठोस द्रव गैस के रूप में भी प्राप्त होते हैं। और प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज खासतौर पर निम्नलिखित में से 3 है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कायदे से। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, नीलम मतलब रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत पूछता है, और ख़ास तौर पे बिहार के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, ए बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, Al2O3। देखो भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड की मैं बात करूँ ना तो बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है। एल्युमिनियम भस्म, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ध्यान रखना। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करूँ तो ये प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है। यह जो है नीलम की मैं बात कर लूँ, जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हो, तो अपनी कठोरता के कारण कई अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होता है ना। जैसे दृष्टि संबंधी उपकरण हो गया, घड़ी के क्रिस्टलीय जो पदार्थ होता है उसमें अर्धचालक के रूप में भी इसे काम में लेते हैं। तो बहुत पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो Al2O3 ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई ये बता दो कि मच्छर भगाने वाली दवाइयों में सक्रिय रसायन है, बताओ। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में बिल्कुल एलिथ्रीन होता है भाई। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, बहुत पूछता है। देखो, मच्छर भगाने की दवाइयों में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। आमतौर पर मच्छर पर नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो वैक्यूम स्प्रे किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका मोमबत्ती भी आप देखे होंगे तो दुकान में मिलता होगा, उसको जलाते हो तो वो मच्छर भाग जाते हैं, तो उसका उपयोग इस रूप में भी करते हैं। तो उसमें एलिथ्रीन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं। मेरा साइंस वीक है या आर्ट्स वाले सेक्शन वीक है या मैथ्स में कोई टॉपिक आपको समझने में दिक्कत है या रीजनिंग में, तो भाई ईजिली एक जगह पढ़ के, और सबसे बड़ी बात है कि सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे मिलता है, तो एक जगह सब कुछ आप आराम से कवर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है इस बैच का, ये कंबाइंड बैच है, CGL4 और BPSC AETO, तो दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन आपका एक साथ में हो जाता है ना। इसका फ़ी मात्र 1099 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से आके ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू है तो आप सबको पता है, और जो भी सेक्शन बचा हुआ है ना हम लोग नवंबर के लास्ट तक में कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे आप अभी बैच में जुड़ोगे ना, आराम से सारे सेक्शन आपको मिल जाएगा और सारे सेक्शन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है। और कंप्लीट आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, PDF सब मिल जाता है। जो लोग सिर्फ टेस्ट देना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा सारे सेक्शन बहुत अच्छा, तो टेस्ट आपको देना चाहिए। और ये फुल लेंथ टेस्ट 50 टेस्ट है GS का। इसका फ़ी मात्र 399 है और 8 रुपये पर टेस्ट आपको लग रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर वही है टेस्ट के लिए भी, यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ,
924130 इस नंबर पे पेमेंट करके भेजेगा, स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे। उसके बाद आपको टेस्ट में जोड़ दूंगा। मैथ्स वाला टेस्ट का भी यहाँ पे भी 50 टेस्ट मिल रहा है, उसका भी 399 फी है, तो आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों टेस्ट आपको डेली देना है। हालांकि यूट्यूब पे तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपको कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगा और प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, डिटेल एनालिसिस के साथ वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई, मैथ्स और रीजनिंग का भी टेस्ट चल रहा है, जनरल एप्टीट्यूड का, यूट्यूब पे भी मैं करवा रहा हूँ, है ना। उसमें भी 2 टेस्ट दे दिया हूँ, पहला और दूसरा, तो नहीं देखें तो वो भी टेस्ट जाके देख सके ना। चलो, क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसी पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी होंगे। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो बहुलकी पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे डी टिक कर रहे हो, बिल्कुल आंसर क्या होगा, केवलर। देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है बहुलकी पदार्थ उसे केवलर कहते हैं। और केवलर क्या है भाई, तो केवलर एक पॉलीमाइड, बहुत पूछता है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है पॉली ए माइड है ना, बहुलक है, बहुलक है। 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है भाई, बताओ। बिल्कुल, ये मीथेन गैस है फ्रेंड्स। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो मीथेन है, बहुत पूछता है। और ये बनाया कैसे जाता है भैया, तो आप सबको पता है, क्लोरोफॉर्म को ना आप देखेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। कारण ये है कि इसमें मीथेन 2 गैस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं बता ही देता हूँ भाई, इसमें मीथेन होता है और क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। यहाँ पे पूछता है, कई बार लिख देता हूँ, क्लोरीन होता है, ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 400 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके यह गैस बनाया जाता है। आप कहिएगा सर इसका उपयोग भी बता दीजिए, बता देता हूँ। तो इसका उपयोग खास तौर पे कहाँ पे किया जाएगा, तो निश्चेतक कारक के रूप में इसका, आप कहिएगा सर हमें तो ये समझ में नहीं आया कि निश्चेतक क्या होता है भैया, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एनसीईआरटी का भाषा है, निश्चेतक लिखता है ना, तो इनका प्रयोग ना क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग, इसमें कौन कौन सा गैस रहता है, तो मीथेन और क्लोरीन रहता है। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करके बना जाता है। उपयोग हम लोग दवाई के रूप में करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग बता सकते हो, महाल नोबिस, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। महाल नोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के रूप के जो है, अच्छा, मॉडल के मुख्य लेखक थे कौन, ये पूछा है, लेखक पूछ दिया है भाई, बताओ। हमें बताने की जरूरत है, कितने लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। बिल्कुल, जो लोग सी टिक कर रहे हो, प्रोफेसर ब्रह्मानंद का नाम आपने जरूर सुना होगा फ्रेंड्स, यही राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है, मुद्रा का मूल्य बोले या मुद्रा का क्रय शक्ति, करेंसी का, बताइए। बिल्कुल, ये मूल्य स्तर के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर से क्या होता है, कीमत स्तर के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में कन्वर्ट होती है। अब कहिएगा सर हम तो ये समझे नहीं कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो थोड़ा सा इसका आंसर पहले देख लो। ये होता है भाई, तो भाई इनवर्सनल प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या होता है कि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। अब क्या होता है, ये कंडीशन थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो कि भाई मुद्रा का क्रय शक्ति अभी क्या है, मान लो कि सपोज दैट, मान लो कि कोई वस्तु है, मान लो कि आप मार्केट अभी बहुत जाते हो आप लोग, है ना, सेब खरीदने। अब मान लो कि सेब का किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, मान लो कि 100 रुपये केजी है, ठीक है। तो ये सामान का वस्तु का रेट बढ़ रहा है, तो मुद्रा का जो स्तर है इसके कंपेयर में देखोगे तो घटेगा, है ना। तो सीधे तौर पे कह सकते हो कि सर किसी वस्तु, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई सर किसी वस्तु की कीमत अधिक होने पर, किसी वस्तु का, मान लो कि वस्तु में सेब मान लेते हैं, तो इसका कीमत अधिक होगा, तो इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगा भैया, घट जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगर आप समझ लेते ना तो आराम से इसका जवाब दे सकते थे। तो समझना सबसे बड़ी बात होता है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी, पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, बताइए। हाँ, यही तो है स्टैटिक जीके, सी होगा 6 अप्रैल 1948 को। देखो, भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जारी हुई थी, 1948। और
स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को किसने, तो तत्कालिक उद्योग मंत्री जिसका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था। तो पूछता है औद्योगिक नीति, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ कौन सा कंडीशन हो जाता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है बाजार दर में कमी होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलो उसका जो दूंगा पीडीएफ प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना, कोई यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कितने लोग बता सकते हो। तो 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन NK सिंह, और वित्त आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 में, और इसकी सिफारिश वर्ष आप सबको पता है कि 21-22 था, और ये कब तक चलेगा, ये 25-26 तक चलेगा। ध्यान रखना भाई, चेयरमैन बोले चाहे अध्यक्ष बोले, चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं ना। तो भाई घबरा नहीं जाना है कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, ठीक है। आइए बढ़ते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, लो भाई और छोटा करता हूँ क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, सबको पता है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आइए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो भाई, भारत में जो है गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। तो बिल्कुल अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो गुजरात का जो तटरेखा है समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है जाता, तो ये तो बिल्कुल सही है, कह रहा है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है भाई, है ना। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कारबूडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये भी गलत ही है, ठीक है ना। कारबूडे ये चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, कहीं ना कहीं हमें गलत दिख रहा है, ये गलत कर दिया है। और क्या बोला है, ये दूसरी बल्कि चौथी है। और भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, भाई देखो ये तो डायरेक्टली बोले सबसे बड़ा समुद्र तट तो गुजरात का है, तो ये दोनों गलत था, ठीक है। तो भाई C और D होना चाहिए यहाँ पे एक ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं बता दिया ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। चलो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इसे एक बार। तो भाई खो दरीबा कहाँ पे फ्रेंड्स, तो राजस्थान में है, तो ये तो सही हमको दिख रहा है। लोटा पहाड़ ये पे कहाँ पे है, लोटा पहाड़ झारखंड में है, हाँ भाई। अग्नि गुंडला ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। और कल्याणी कहाँ पे है, तो ये भाई देखो गलत है, ये कल्याणी पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से जो है क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है। सबसे छोटी पूछ दिया है, लो साबरमती हो जाएगा, सबसे छोटी है बिल्कुल। बाकी महानदी, ब्राह्मणी नदी, पेन्नार नदी उनसे बड़ी है, ठीक है। आप कहिएगा ये कितना है सर, साबरमती कितना है, तो ये 21,674 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर है। महानदी का ज़्यादा है भाई, महानदी का उससे ज़्यादा है, 34,842 वर्ग किलोमीटर है। पेन्नार का 55,000 के आसपास में, 55,213 वर्ग किलोमीटर। और ब्राह्मणी नदी का उससे भी ज़्यादा है, उससे कम है तो सॉरी 39,000 है, तो सबसे कम इसी का था साबरमती। चलो अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। बहुत पूछता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं किस क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है पूर्वी घाट में नहीं उगेगा, गलती मत करना, पूर्वी घाट में नहीं उगता है भाई इस क्षेत्र में, ठीक है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पे पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, साथ में पश्चिमी घाट के जो ढलान है वहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पूर्वी घाट राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है ये चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के रावतभाटा जिले में है और चंबल नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। चलो भाई नेक्स्ट है,
प्रश्न है, जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? ऑप्शन में दिख रहा होगा धान फसल के लिए, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ पे भाई? तो ये भद्रावती नदी पर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? अच्छा, ये पूछता है बहुत, अभी अभी ये न्यूज़ में था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो पहली बात, इसकी स्थापना 1923 में ही कर दिया गया था, अंग्रेज के समय में ही। और ये कहाँ पे है भैया? तो भद्रावती नदी कर्नाटक राज्य में है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में ही है। हाँ, और 1962 में यह कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार के संयुक्त अधिकार में चला गया, पहले कर्नाटक सरकार के था, तो 1962 में। तो ये पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? आप देखो, ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। बताओ, तो हम लोग उसे सप्तऋषि कहते हैं, पढ़े हो ना भाई? चलो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो भाई आप सबको पता है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये हो जाएगा आंसर, ध्यान रखना। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत होगा। क्या पूछा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो ये भाई आप देख पा रहे हो भी होगा 180 डिग्री पूर्वी दशांतर रेखा के अनुसार, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत पूछता है, और टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360 है ना, क्योंकि बहुत पहले से ये सब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड, बताइए। बिल्कुल डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डेनमार्क ग्रीनलैंड को 1979 ईस्वी में, देखा जाए ईयर में, स्वायत्तता प्रदान किया था। तो बहुत पूछता है, माइंड में रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के साथ रखेगा भाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? बताइए। बिल्कुल, ए विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास है ना। विषुवत रेखा कहाँ पे है सर? लो भाई, इस रेखा पे क्या अगल बगल में वन मिलेगा आपको ज़्यादा, ठीक है। चलिए, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा उस वहाँ पे चूंकि उधर वर्षा ज़्यादा होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है भाई, 5 जून को मनाया जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो आप सबको पता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आगे बढ़े, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा, कौन सा राम स्थल किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो लोनार झील कहाँ पे है भाई? लोनार, ये क्या कर दिया है भाई? ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ये सूर सरोवर जो है कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। थोल गुजरात में है, ये भी सही है। अष्टमूड कहाँ पे है? तो ये भी केरल में, लेकिन यहाँ पे रॉ होगा। लोनार जो है भाई, ये राजस्थान में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में है ना, आपने पढ़ा है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो केंद्र और राज्य अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करता है, इसका मतलब तो यही होगा ना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो केंद्र और राज्य दोनों शक्ति किससे? जहाँ पे संविधान होगा जिस देश का, तो संघीय शक्ति का मतलब यही होगा। तो डी आंसर टिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, भूमि सुधार डाइस के विषयों के अंतर्गत आता है। लो, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो आप सबको पता है ये राज सूची का विषय है। भारतीय संविधान के कौन से? तो 7वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, इसे रट लीजिएगा। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार को सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार के कार्यों को, है ना, कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है भाई, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध रखता है 10 से 10वीं, 10 से दल बदल बस, और 52 पे। अच्छा, ये जो है कब जोड़ा गया था? तो 1985 ईस्वी में 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था तब। तो दल बदल से संबंधित है भाई किस में? ऑप्शन दल बदल इधर होगा तब ऑप्शन में।
ये RD हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है, बिल्कुल 170 धारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है भाई? तो सबको पता है ना, बिहार से जो अलग हुआ था झारखंड, वही झारखंड हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 तारीख का डेट पता है ना सबको, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? कौन से विधेयक हो जाएगा राइट आंसर बताइए? बिल्कुल गैर धन विधेयक पर, बहुत पूछता है ये, तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर अपने निषेधाधिकार मतलब कि वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो शक्ति होता है, मतलब 3 प्रकार के विकल्प होते हैं, सॉरी, जहाँ पे अपना वीटो शक्ति का, तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, या फिर वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि या लेकिन संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी जबरदस्ती। यही कह रहा है ना, तो थोड़ा सा ये लाइन को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष करता है भाई, अध्यक्ष या स्पीकर करता है। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत पूछता है, अच्छा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत पूछता है। तो देखो भाई, भारत में धन विधेयक को अध्यक्ष मतलब क्या स्पीकर पारित करता है, सर्टिफाइड करता है। सॉरी मैं क्या मैं बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि भारत में धन विधेयक को अध्यक्ष द्वारा जो है पारित किया जाता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत फ्रेंड्स ये भी पूछ लेता है, तो भाई ध्यान रखना 110 संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। ये ध्यान रखना, 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। पूछता है परिभाषित किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 110 क्लोज 3 में धन विधेयक है या नहीं है उसके बारे में प्रावधान है। बहुत प्रश्न पूछता है और ये निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है, उनका निर्णय लास्ट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताया हूँ, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का बताइए। बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 क्लोज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी जो उनका होगा ना, उनके द्वारा करेगा। चलो आगे बढ़ जाते। देखो यहाँ पे वो चीज़ लिखता है ना, तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ जो आपके काम का चीज़ है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता सबको जानते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत पूछता है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पंचायती राज की विचारधारा के औपचारिक प्रतिपादक का जो श्रेय दिया जाता है बलवंत राय मेहता को दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की सफलता की जांच हेतु गठित कमिटी मतलब कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की, और जिसके आधार पर 2 अक्टूबर, ये डेट बहुत पूछता है कब, तो 2 अक्टूबर 1959 की बात है, 1959 की बात है। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की नींव रखी गई, और स्वतंत्रता पूर्व गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, ये सभी लोगों ने पंचायती राज की विचारधारा के समर्थन में रहे हैं। तो बहुत पूछता है, इसलिए यहाँ से माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ मतलब कि राज्य या यूटी, स्टेट या यूटी क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? और डोगरी भाषा को संविधान में आप सबको पता है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बिल्कुल उत्तरी भारत में। ये दोनों अब यूटी बन गया है भाई, आप सबको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर और
लद्दाख के क्षेत्र में बोली जाती है। बढ़े आगे। और डोगरी को 2003 में, ये भी पूछता है भाई, 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो भाषा से संबंधित जो अनुसूची है 8वीं है ना, पता ही है आपको। चलो भाई, टाइम ज़्यादा हो गया, फास्ट में लेके भागता हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो किसका हो जाएगा? शिवाजी, सभी लोग जानते हो। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? वतनदार मैं बोल रहा हूँ तो सामंत वर्ग, ठीक है। तो वतनदार सामंत होते थे। मराठा शासनकाल में इनका मुख्य जो है ना काम होता था टैक्स वसूलना। वतनदार का काम होता था भाई टैक्स वसूल के लाओ। और वतनदार का जो पद होता था ना वो वंशानुगत होता था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट में से किस ने जो है आलमगीर की उपाधि धारण की थी? बहुत पूछता है, ध्यान रखना। बिल्कुल सी औरंगजेब हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, औरंगजेब। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था? तो ये योगिनी कोल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सिरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? बहुत पूछता है ये भी प्रश्न। बिल्कुल ये सैयद है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है ना? तो बिल्कुल ये खम्स राइट आंसर होगा। देखो, खम्स लूट का धन होता था और इस धन का देखा जाए तो 5 हिस्सा में से एक हिस्सा, 5 में से 1 भाग राजकोष और 5 में से 4 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, क्योंकि ये लूट का धन था। और अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का क्या किया था? ये दोनों व्यक्ति तो 5 में से 4 भाग राजकोष में जमा किया और 5 में से 1 भाग ही सैनिकों को बांटा था। तो ये देखो उल्टा है दोनों। तो ये दोनों काम कौन किया था? सॉरी, ये काम कौन किया था कि 5 में से 4 भाग किसको राजकोष में रख लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। बाकी चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, आप देख लेना। अगला प्रश्न है भाई, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई, क्या कारण है भाई? तो उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था, इस कारण से। तो ये कोई ना कोई ऑप्शन होगा भाई। देखो यहाँ पे आगे बढ़ जाए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो है ना तिथि अनुसार सही क्रम में भाई आपको बैठाना है। तो आप देखो, ये सारे युद्ध का क्रम आपको ध्यान रखना है, तभी आप ये बना पाओगे। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो देवराई का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में, ठीक है। तो देखो, देवरा का युद्ध बोल सकते हो, कई जगह देवराई लिखा रहता है। तो ये हुआ था 1532 में, तो 1532 हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था सर? तो 1539 में, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1 साल जस्ट बाद, है ना। तो 1540 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। देखो, ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब जाके मॉडर्न ये जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से जाके आपको रिवीजन कर लेना है मेरे भाई। इसका मतलब ये है। तो आंसर क्या होगा? मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जाके अपना प्रैक्टिस करो। जो भी आपका सोच रहा है, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो बैच में, एकदम डुबा के बहुत ये सारे सेक्शन पढ़ाया हूँ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान? ये भी बहुत पूछता है। बिल्कुल, जो लोग सीटी कर रहे हैं, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था क्या था दीन ए इलाही? कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल ये व्यवहार संहिता था भाई। पिछले वाले टेस्ट में इसके बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से किया हूँ, इसलिए फास्ट में लेके जा रहा हूँ। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा की प्रवाह और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन है, तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा ये पीवाईक्यू से उठा गया है। तो इसका नाम है भाई आर्विड कार्लसन का दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संचरण विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण क्या है बताओ? ये पूछ रहा है ना। बिल्कुल डी होगा, उष्मा की हानि कम है इसमें, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोले नाइट
में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई? तो बिल्कुल यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सोलेनाइड में ना लोहे की एक ना बेलनाकार रॉड होती है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, जिसके ऊपर स्प्रिंग जैसे लोहे का तार लिपटा हुआ रहता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डाइस के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, तो ये किस कारण से होता है आप सबको बखूबी से पता है। ये उच्च विशिष्ट ऊष्मा से ऐसा होता है। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग जो करता है भाई रेडियो, इसमें आधुनिक टेलीफोन में उपयोग हम लोग जो करते हैं रेडियो तरंगे का, है ना। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वस्तु का स्थिति क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो समरूप गति से चलती रहेगी यह वस्तु, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशा में, ये आंसर हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा सयंता भाई जाहिर सी बात है शहद की होती है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, समुद्री दूरी को मापा जाता है। देखो सयंता वाले ये सब मैं आपको पिछले वाले टेस्ट में ना वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सयंता समुद्री दूरी को मापा जाता है किस में, तो नॉटिकल मील में हम लोग मापते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा सही है। इसमें 4 स्टेटमेंट है, देख लेते हो भाई। तो आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूँ तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, है ना। जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम शाहनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। और हड़प्पा करा के ब्यास नदी पर है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर पहला और दूसरा ही सिर्फ सही है, तो आंसर ए सही टिक कर लेना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः जो है किसको समर्पित है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में क्या है ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सोम देवता को समर्पित है ना, तो सोम और इससे पे पर नामांकित देवता। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। बहुत पूछता है बिंदुसार के बारे में, आपने बहुत पढ़ा होगा। तो दिव्य दान है भाई, इसका आंसर दिव्य दान हो जाएगा सी। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, तो सांची का स्तूप किसके समय का है, तो आप कहेंगे मौर्य। तो आंसर क्या होगा, वायु एक क्या है भाई, वायु क्या है, वायु क्या है, वायु, तो भाई वायु क्या है, एक मिश्रण है, आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है फ्रेंड्स, है ना। तो क्योंकि मुझे पता है इसलिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो यौगिक भी हो सकता है। भैया वायु मिश्रित गैसों से है बना हुआ, आपको पता है ना, तो इसलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। तो इसलिए इसका आंसर ना यहाँ पे सी होगा, मिश्रण मत टिक कर दीजिएगा, सॉरी यौगिक मत टिक कर दीजिएगा। अगर मिश्रण ना रहे तब यौगिक आप टिक कर सकते हो। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी 1952 में हुआ था ना। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिए, राइट आंसर 1952 हो जाएगा, ठीक। थानेश्वर जो है राजधानी भाई किसका है, तो वर्धनों की जो है राजधानी थानेश्वर थी, वर्धनों की, वर्धन वंश पढ़े है ना, पुष्यभूति वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, बोल रहा है नहीं था, तो ये नादिया हो जाएगा, बाकी ये सब था, नालंदा भी था, विक्रमशिला, है ना, ये दोनों था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक प्रसिद्ध विहार की स्थापना की और तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने के लिए प्रार्थना भी की थी। तो बिल्कुल ये इसका नाम था बालपुत्र देव। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाओं या फिर गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है भाई, बिल्कुल सी हो जाएगा, एलोरा की गुफा, सबको पता है, महाराष्ट्र में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आइए देख लेते हैं, सम्मिलित करिए। अच्छा प्रश्न भी है। तो इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा ये। द्वितीय अफगान जो हुआ था युद्ध किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में, तो ठीक है भाई। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो लाया गया था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, तो ये बिल्कुल सही है। और इधर और होगा भाई एक, और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, इसका आंसर भाई डी कर लो, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छगु का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ, किसके नेतृत्व में, बिल्कुल बी हो जाएगा, कर्नल सलीमन का नाम जरूर सुना होगा आपने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें,
दी गई। तो बी हो जाएगा 71 व 147। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी। इसमें 78 इनके फॉलोअर्स थे, है ना, अनुयायी इनके 78 थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को जो है फांसी दी गई थी भाई? बहुत आज पूछता है क्वेश्चन। तो 23 मार्च का डेट ध्यान है ना, 23 मार्च 1931 को, है ना, क्योंकि यहाँ पे सन 1928 की बात है। तो 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और चंद्रयंत में ही तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। और इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। सबको पता है, ये बाल गंगाधर तिलक का कोट है। इक्वेट बहुत पूछता है ना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल के जो है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत पूछता है। तो बिल्कुल लॉर्ड कर्जन था भाई। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के का नाम जरूर सुना होगा। फड़के ध्यान रखना, याद रह जाएगा। 1893 में किसने ब्राह्मण जो है विधवा से शादी की थी? 1893 की बात है। बिल्कुल डी हो जाएगा, डी के करवे राइट आंसर होगा। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो बहुत पूछता है अब नील दर्पण। तो इनका नाम था माइकेल मधुसूदन दत्त, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कॉलोलॉजी कहते हैं ना, कॉलोलॉजी। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है भाई? तो सी हो जाएगा, सोयाबीन में होगा। अगला है विकास का मुख्य कारक है, तो प्राकृतिक वरण हो जाएगा, आपने पढ़ा है। डीएनए को किसने अंतपात्र में बनाया? डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोर्नबर्ग का नाम सुना होगा, तो ऑथर कोर्नबर्ग हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए किधर चला गया कोर्नबर्ग, ये हो जाएगा। कीट सांस लेता है, कैसे लेता है? बहुत पूछता है। तो भाई ये श्वास रंध्र द्वारा लेता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सिकोया का होता है, बड़ी लंबा होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक संयंत्रण के लिए किया जाता है? डी हो जाएगा, है ना, गेम्बूसिया। ये मछली होता है भाई, बहुत तगड़ा होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? मानव का शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, ये पूछ रहा है। तो विटामिन का नहीं करता है, बाकी सब तो करता ही। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आयरन होता है भैया, लोहा। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो है ये कौन सा है? तो मक्खी है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। अब इस टेस्ट में 10 ही करंट अफेयर्स लिया हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा है भाई। तो किस राज्य ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का ट्रॉफी जीता है? ये पंजाब ने जीता है, ठीक है ना। डस्ट लीग 6 भारत और किस देश के बीच आयोजित जो है एक सैन्य अभ्यास है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन में जो है व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार किस भारतीय शहर में शुरू किया गया? तो ये सूरत गुजरात में है भाई। किस भारतीय सशस्त्र बल ने जो है मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये भारतीय सेना ने किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? 95 का बिल्कुल आप लोग जम्मू कश्मीर टिक कर सकते हो, सही यही होगा। किस संस्थान ने नई दिल्ली में एक साथ मिलकर स्वच्छ खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और विषय पर सम्मेलन की मेजबानी की? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, नाडा जिसे कहते हैं, ये भारत। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन जो है योजना का क्रियान्वयन में किस राज्य को भारत में जो है प्रथम स्थान मिला है? ये भी बहुत पूछता है और अच्छा क्वेश्चन अभी न्यूज़ में ना, तो यूपी को मिला है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा डल झील
किस पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीर पंजाल रेंज आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा। श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, और पीर पंजाल रेंज अभी न्यूज़ में था। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने ऐसा काम किया है, ठीक है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पोलो स्कीड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये अंटार्कटिका के पास दक्षिणी महासागर में, और ये न्यूज़ में अभी था, है ना। तो बहुत दिनों के बाद, लगभग 100 सालों के बाद ये घटना घटी है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना सही किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जनरल एप्टीट्यूड है आप लोगों का, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट, वो भी कंटिन्यू अब चलेगा, बता ही दिया। सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखो ये जो कंप्लीट आपको जो ये टेस्ट सीरीज़ है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको पेड बैच में मिलता है, तो बहुत नॉमिनल फ़ी है, 50 टेस्ट का मात्र जो है अब 399 लग रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।